Dear students, this is Shweta, Assistant Professor Public Administration, MAG Government PG College, D, Bharatpur, Rajasthan. In this video today we are going to study about the concept of comparative public administration. आज के इस वीडियो में हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के विषय में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अर्थ क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन का? जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन है. दो या अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना और कार्यात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन. विभिन्न देशों में विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत सरकारी प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना ही तुलनात्मक लोक प्रशासन की विषय वस्तु रहा है. जैसे निम्रोड रफाली एक विद्वान हुए हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में. उनकी परिभाषा के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है. उन्होंने संकेत दिया तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्भव 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रशासन विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में हुआ था. राफेली ने कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन अकादमिक निर्देश एवं अनुसंधान के समुदाय में शामिल होने वाला एक नव आगंतुक है. तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियली क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल. संस्कृति पारीय और राष्ट्रीय पारीय हैं. संस्कृति पारीय का अर्थ क्या है? जब दो विभिन्न संस्कृतियों वाले देशों में स्थानों पर कार्यरत सरकारी प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणालियों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, तो वह अध्ययन संस्कृति पारीय या क्रॉस कल्चरल एनालिसिस के अंतर्गत आता है. उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जब एक कैपिटलिस्ट कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का एक सोशलिस्ट कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ में कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है, तो उसे हम क्रॉस कल्चरल एनालिसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, पूंजीवादी देश अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी कार्यप्रणालियों का, उनकी संरचना का तुलनात्मक रूप से किसी समाजवादी देश की संस्थाओं के साथ में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्रॉस कल्चरल एनालिसिस कहते हैं, जो तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है. दूसरा, बहुराष्ट्रीय राष्ट्रपारीय क्रॉस नेशनल एनालिसिस में दो विभिन्न देशों में या दो विभिन्न राष्ट्रों में कार्य कर रहे प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्रॉस नेशनल एनालिसिस कहते हैं. तुलनात्मक लोक प्रशासन की उद्भव के पीछे एक बेसिक थीम रहा, जो कि थियोरी बिल्डिंग था, यानी विचारधारा का निर्माण. पारंपरिक लोक प्रशासन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर बाउंड माना गया. जैसा कि बहुत बड़े विद्वान रहे निकोलस हेनरी, उन्होंने टिप्पणी की है कि लोक प्रशासन संस्कृति सीमित है, यानी जाति केंद्रित है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन अपनी दिशा और जोर में संस्कृति पारीय है. यानी जो पारंपरिक लोक प्रशासन था, उससे असंतोष की भावना उस टाइम विद्वानों में रही, जिसके कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म भी हुआ. तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवहार के संबंध में एक सार्वभौमिक रूप से वैध ज्ञान के उद्भव को तेज करना रहा, ऐसा लिंटन कॉर्डवेल ने भी कहा है. तो विचारधारा निर्माण और सार्वभौमिक रूप से वैध ज्ञान को विकसित करना तुलनात्मक लोक प्रशासन में शामिल किया गया. वैज्ञानिक लोक प्रशासन का विकास. तुलनात्मक लोक प्रशासन में अगर तुलनात्मक रूप से स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देते हुए अन्य संस्कृतियों, अन्य देशों के प्रशासनों के अध्ययन पर अगर चर्चा की जाती है, तो स्थानीय प्रशासन को भी पढ़ने, समझने और सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है, ऐसा उस समय के विद्वानों का मानना था.
अब हम बात करते हैं उद्देश्यों की। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ उद्देश्य बताए हैं। उन्होंने कहा, तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्यों में उन आनुभविक और आदर्श सरोकारों का मेल है जो तुलनात्मक प्रशासनिक विश्लेषण के साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे एक विशिष्ट व्यवस्था या व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट चारित्रिक गुणों को समझना। यानी अगर आप दो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उनकी विशिष्ट विशेषताओं, उनके कार्य करने की प्रणाली, उनकी संरचना, उनका किन सिद्धांतों पर वो आधारित हैं, उनका अध्ययन करना तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक प्रमुख विषय रहा। नौकरशाही के व्यवहार में संस्कृति पारीय और राष्ट्र पारीय अंतरों के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या भी की गई। यानी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग और वर्किंग पर, वहाँ के परिवेश का, किसी स्थान के संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी व्याख्या करना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना गया। किन्हीं विशिष्ट परिवेशीय स्थितियों में विशिष्ट प्रशासन की सफलता और असफलता के क्या कारण रहे। यानी वो अगर प्रशासनिक इकाई किसी तरह से सफल रही तो उस सफलता के क्या कारण थे, और असफल रही तो उस असफलता के क्या कारण थे, ताकि एक विचारधारा या थ्योरी बिल्डिंग की जा सके, विचारधारा का निर्माण किया जा सके, एक साइंटिफिक स्टडी की जा सके लोक प्रशासन की। प्रशासनिक सुधारों की रणनीतियों को समझना भी एक उद्देश्य रहा। अगर समस्याओं को समझा जाए तुलनात्मक रूप से तो प्रशासनिक सुधारों में काफ़ी हद तक योगदान मिलता है, ऐसा फ्रेड रिग्स का मानना रहा। तो फ्रेड रिग्स के बताए हुए ये उद्देश्य हैं। आगे हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ एमरजेंस की तुलनात्मक लोक प्रशासन के एमरजेंस यानी कि उद्भव के क्या कारण रहे, क्या वजह रही। हालांकि तुलनात्मक रूप से लोक प्रशासन का अध्ययन एक बहुत लंबी परंपरा रही है, लेकिन इस पहलू पर फोकस 1940s में सबसे ज़्यादा दिया गया। 1940 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन की विचारधारा बहुत बड़ी घटना रही। पारंपरिक उपागमों के साथ असंतोष के कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। क्योंकि पारंपरिक लोक प्रशासन को संस्कृति सीमित माना गया, क्योंकि वो अलग अलग संस्कृतियों में काम करने वाले प्रशासनिक इकाइयों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन नहीं कर रहा था, जिसकी काफ़ी आवश्यकता महसूस की गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नव स्वाधीन राष्ट्रों का भी जन्म हुआ एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में। वहाँ पर प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, उनकी संरचना, उनका किन सिद्धांतों पर आधारित हैं, उनका अध्ययन भी तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक मुख्य आकर्षण रहा। अमेरिकी विद्वानों और प्रशासकों का एशियाई और अफ्रीकी देशों की प्रशासनिक प्रणालियों से रूबरू होना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्भव का। व्यवहार संबंधी उपागम का उदय भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय का एक कारण रहा, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच जो थी, क्लासिकल संरचनात्मक उपागम की प्रतिक्रिया में लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार संबंधी उपागम का उदय हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्भव का, क्योंकि व्यवहार संबंधी उपागम जो है वो फैक्ट्स और रियलिटी को स्टडी करता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में, कि एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में क्या घटित हो रहा है बजाय क्या घटित होना चाहिए। तो ये कुछ एक कारण रहे तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्भव के। अब आता है पॉइंट, तुलना की विषय वस्तु क्या है, यानी आप तुलनात्मक लोक प्रशासन में किस चीज़ की तुलना करते हैं, तुलना क्या इकाई है वो। तो पहला पॉइंट है आपका संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली और परिवेश, यानी कि आप किसी भी संगठन की संपूर्ण परिवेश
जिस परिवेश में वो कार्य कर रहा है उस परिवेश का अध्ययन कर सकते हैं तुलनात्मक रूप से, या किसी एक महत्वपूर्ण पहलू किसी संगठन के उसका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि औपचारिक संरचना होती है, कार्य विभाजन है, डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, पद सोपान है, सत्ता और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सिद्धांतों का अध्ययन कर सकते हैं आप तुलनात्मक रूप से। या अनौपचारिक पहलू जो हैं, जैसे अभिप्रेरणा प्रणाली क्या है, मनोबल का स्तर क्या है, नेतृत्व की प्रकृति क्या है, इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध क्या है, यानी किसी भी प्रशासनिक संगठन में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उनके आपस में संबंध किस तरह से हैं वर्क प्लेस पर, उनका अध्ययन अनौपचारिक अध्ययन में आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी संगठन का। संगठन में व्यक्तियों और संगठन के बीच क्या संबंध है, क्योंकि इन संबंधों का संगठन की कार्यकुशलता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप संपूर्ण रूप से भी अध्ययन कर सकते हैं तुलनात्मक, और आप किसी संगठन के किसी एक विशिष्ट पहलू का भी अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में तुलना की विषय वस्तु क्या है। नेक्स्ट आता है प्रकृति क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन की। फ्रेड रिग्स, जो कि एक बहुत एमिनेंट स्कॉलर हैं इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने 3 तरह के शिफ्ट देखे। पहला है आदर्शात्मकता से अनुभवात्मकता की ओर। आदर्शात्मकता यानी नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल, नॉर्मेटिव मानक अध्ययन से आनुभविक अध्ययनों की ओर बदलाव हुआ। मानक अध्ययन क्या है, क्या होना चाहिए से संबंधित है, और आनुभविक अध्ययन क्या है, अनुभवात्मक जिन्हें कहा गया है, क्या है से संबंधित हैं, यानी हमें क्या है पर जोर देना है। FW रिग्स ने कहा क्या है, किसी भी प्रशासनिक संगठन की कार्यप्रणाली क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो किन सिद्धांतों पर आधारित है, इस चीज़ का अध्ययन तुलनात्मक लोक प्रशासन में किया जाना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए। दूसरा बदलाव भाव चित्रात्मकता से विधि की ओर, जिसे हम कहेंगे भाव चित्रात्मकता अध्ययन वो होते हैं जो एक राष्ट्र का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिवादी अध्ययन होते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति का या विशिष्ट संस्था का अध्ययन करते हैं। लेकिन तुलनात्मक लोक प्रशासन में कहा गया कि 2 या अधिक प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष या विशिष्ट संस्था का अध्ययन ना करके हम नोमोथेटिक स्टडीज़ करें। तीसरा गैर परिवेशीय से परिवेशीय अध्ययन। गैर परिवेशीय अध्ययन कौन से होते हैं, जो प्रशासकीय परिघटनाओं की एक पृथक गतिविधि के तौर पर जांच करते हैं, यानी आप प्रशासनिक इकाई को उसके परिवेश से हटकर उसका अध्ययन करते हैं, उसके परिवेश को ध्यान में न रखते हुए अध्ययन करते हैं। कोई भी प्रशासनिक इकाई किसी परिवेश में कार्य करती है, और परिवेश विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे एक ही देश में परिवेश एक राज्य में अलग होता है, दूसरे राज्य में अलग होता है। तो गैर परिवेशीय अध्ययन से परिवेशीय अध्ययन की ओर बदलाव। पारंपरिक लोक प्रशासन को माना गया कि वो परिवेश को ध्यान में न रखते हुए अध्ययन करता है किसी भी प्रशासनिक इकाई का। तो ये 3 तरह के प्रकृति फ्रेड रिग्स द्वारा बताई गई, आदर्शात्मकता से अनुभवात्मकता की ओर, भाव चित्रात्मकता से विधि की, और गैर परिवेशीय से परिवेशीय की ओर, जिसे हम गैर परिवेशीय से परिवेशीय की ओर को हम गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी की ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है विश्लेषण के स्तर, लेवल ऑफ एनालिसिस, यानी क्षेत्र क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का। तो क्षेत्र में वृहद, मध्यम और सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है। वृहद यानी कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर अध्ययन, जिसे हम मैक्रो लेवल स्टडीज़ कहते हैं। आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जब किसी एक देश की प्रशासनिक इकाइयों का, प्रशासनिक संस्थाओं का दूसरे देश की प्रशासनिक इकाइयों के साथ अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम वृहद और व्यापक स्तर पर अध्ययन कहते हैं। जैसे अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का चाइनीज़ प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में फॉर एग्जांपल तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसे हम वृहद स्तर पर किया गया तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। वृहद स्तर पर यानी कि मैक्रो लेवल स्टडीज़ जो है, दे आर नॉट फिजिबल टू बी अंडरटेकन,
वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं करने में, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, विस्तृत क्षेत्र पर की जाती हैं, व्यापक स्तर पर की जाती हैं। तो प्रायः ऐसी स्टडीज़ कम की जाती हैं, लेकिन वृहद स्तर पर भी अध्ययन होता है। दूसरा, मध्यम स्तर पर मिडिल रेंज स्टडी, जो कि वृहद की तुलना में कुछ हद तक सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, किसी देश की या किसी दो देशों की प्रशासनिक संस्थाओं की किसी महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जाए। संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन ना करके उसकी किसी एक पार्ट का अध्ययन किया जाए। जैसे आप किसी सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क किस तरह का है दो विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में, या आप देखते हैं विकेंद्रण की व्यवस्था कैसी है, या आप देखते हैं संरचनात्मक व्यवस्था दो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में तुलनात्मक रूप से किस प्रकार की है। तो ये आता है आपका मध्यम स्तर पे। आप एक ही देश में दो राज्यों के बीच प्रशासनिक इकाइयों का अध्ययन भी मध्यम स्तर पर आता है। सूक्ष्म अध्ययन यानी माइक्रो लेवल स्टडीज़। माइक्रो लेवल स्टडीज़ होती है जब आप छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं, यानी आप उदाहरण के रूप में अगर गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जो प्रशासनिक एजेंसी हैं उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन की तुलना आप डिफेंस मिनिस्ट्री या किसी भी अन्य मंत्रालय के प्रशासनिक इकाइयों के साथ में करते हैं, तो वो सूक्ष्म स्तर पर किया गया तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। तो 3 प्रकार के लेवल हैं, मैक्रो लेवल, मिडिल रेंज और माइक्रो लेवल, जिन पर अध्ययन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, नेचर और स्कोप पर चर्चा की, आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।